पुतिन ने रातों रात आधिकारिक तौर पर मॉस्को पर अपनी सारी हवाई श्रेष्ठता खो दी थी। 26-27 अक्टूबर की रात को यूक्रेन सैकड़ों ड्रोन लेकर आया। रूसी स्थानीय अकाउंट से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फुटेज में दावा किया गया है कि यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल रूस के ऊपर से गुजरी। तस्वीरों में उड़ती हुई वस्तु फ्लेमिंगो मिसाइल जैसी दिख रही है और निचले बाएं कोने में दी गई तारीख और समय की जानकारी हमले के समय से मेल खाती है, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये फुटेज कहाँ लिए गए थे और मॉस्को ने क्या प्रतिक्रिया दी। अब ये तस्वीरें भी रूस की राजधानी की हैं, जहां रूसी सैनिक क्रेमलिन पैलेस के बेहद करीब चीनी निर्मित नागरिक पिकअप ट्रकों पर लगी साधारण पेचनेक मशीन गन के साथ पोज दे रहे हैं। वे यहाँ क्यों हैं? क्योंकि यूक्रेन के अपेक्षाकृत सस्ते कैमिकेज ड्रोन ने पुतिन को अभूतपूर्व भय में डाल दिया है। इस डर ने न केवल उन्हें देश भर से अरबों डॉलर की S-400, S-300 और पैंटसिर वायु रक्षा प्रणालियों को हटाकर मॉस्को के चारों ओर जमा करने पर मजबूर किया है। इसने उन्हें इन आदिम अंतिम आखिरी रक्षा उपायों का सहारा लेने पर भी मजबूर किया है। दरअसल कुछ ही दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि 14,000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली नई रूसी मिसाइल अजेय है। उन्होंने दबाव कम करने के लिए अमेरिका और यूरोप को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार गईं और यूक्रेन की प्रतिक्रिया पुतिन के उस मेज से उठने से पहले ही आ गई जिस पर वे शेखी बघार रहे थे। 26-27 अक्टूबर की रात को सैकड़ों ड्रोनों से लैस एक विशाल झुंड के हमले ने पुतिन के तथाकथित अभेद्य वायु रक्षा किले को भेद दिया, जिसे उन्होंने डर के मारे और भारी कीमत पर बनाया था। मॉस्को की रक्षा कुछ ही घंटों में ध्वस्त हो गई। तो फिर दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक कहे जाने वाले पुतिन को अपनी राजधानी की रक्षा के लिए चीन में बने पिकअप ट्रकों पर मशीन गनें कैसे लगानी पड़ी? इसका जवाब एक ही शब्द में है, डर। और यह डर पिछले 1.5 साल में मॉस्को के दिल पर लगे प्रहारों ने एक एक सिलाई करके बुना है। यूक्रेनी सेना ने मई और अगस्त 2023 में मॉस्को पर बड़े हमले किए। इस घटना ने पुतिन की निजी सुरक्षा के लिए पहला गंभीर खतरा पैदा किया और क्रेमलिन में गहरी दहशत फैला दी। इन लगातार हमलों ने पुतिन को एक क्रांतिकारी फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। आदेश स्पष्ट था, राजधानी को एक अभेद्य किले में तब्दील किया जाएगा। इस फोर्ट्रेस मॉस्को परियोजना ने संसाधनों के अकल्पनीय हस्तांतरण को गति दी। जैसा कि 26 अक्टूबर को सामने आई ओपन सोर्स खुफिया रिपोर्टों, उपग्रह चित्रों और यूक्रेनी खुफिया जानकारी से पुष्टि होती है, रूस ने देश भर से सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को हटाकर मॉस्को के चारों ओर जमा करना शुरू कर दिया है। रूस के पास राजधानी को घेरने के लिए आवश्यक सैकड़ों आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां पर्याप्त संख्या में नहीं थीं। इसलिए इन प्रणालियों को अनिवार्य रूप से देश के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से हटाना पड़ा। युद्ध अध्ययन संस्थान ISW जैसे थिंक टैंकों के विश्लेषण और यूक्रेनी रक्षा खुफिया प्रमुख किरिल ओबुडानोव जैसे अधिकारियों के बयानों ने संसाधनों के इस खतरनाक हस्तांतरण की पुष्टि की है। इस बात के प्रमाण सामने आए हैं कि S-400 और पैंजर बैटरियों को नष्ट करके बाल्टिक सागर तट पर स्थित कैलिनिनग्राद से, जो नाटो से घिरा हुआ है, सुदूर पूर्व में रणनीतिक परमाणु पनडुब्बी ठिकानों से और यहां तक कि यूक्रेनी सीमा पर सक्रिय युद्ध क्षेत्रों से भी मॉस्को पहुंचाया गया था। बताया गया है कि पिछले 2 महीनों में मॉस्को के आसपास कम से कम 21 नए वायु रक्षा अड्डे बनाए गए हैं या मौजूदा ठिकानों को मजबूत किया गया है। पार्कों में S-400 लॉन्चर और ऊंची इमारतों की छतों पर पैंटसिर सिस्टम लगाए गए हैं। यहां तक कि वल्दाई स्थित आवास, जिसे पुतिन कथित तौर पर अपने निजी आश्रय और शरणस्थल के रूप में इस्तेमाल करते थे, को भी S-400 और पैंजर से घेर लिया गया है। यह कोई तर्कसंगत सैन्य रणनीति नहीं थी। यह एक घबराहट भरी प्रतिक्रिया थी जिसका उद्देश्य देश की समग्र सुरक्षा को कमजोर करके एक बिंदु की रक्षा करना था। अपने डर से प्रेरित होकर पुतिन ने मॉस्को की रक्षा के लिए पूरे रूस को खतरे में डाल दिया था और डर से बनाया गया यह किला बहुत जल्द, यहां तक कि कुछ ही घंटों में, अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने वाला था। और 26-27 अक्टूबर की रात को वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। यूक्रेन ने पुतिन के तथाकथित अभेद्य किले मॉस्को पर, जिसे डर और भारी कीमत पर बनाया गया था, इतिहास का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। राजधानी में सारे संसाधन झोंकने का पुतिन का दांव आखिरकार नाकाम हो गया। सुरक्षा में सेंध लग गई, किला ढह गया। उस रात की अफरा तफरी से पता चला कि क्रेमलिन ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था।
रूसी रक्षा मंत्रालय अपनी घबराहट छुपा नहीं पाया और उसने 193 मानव रहित विमानों को मार गिराने का दावा किया, और यह आंकड़ा खुद हमले के विशाल पैमाने को स्वीकार करता था। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी और रक्षा मंत्रालय के झूठ का फिर पर्दाफाश हो गया। पुतिन ने पिछले हमलों से सीख लेते हुए राजधानी के चारों ओर अरबों डॉलर की लागत से शक्तिशाली वायु रक्षा कवच इकट्ठा किया था, फिर भी मास्को स्तब्ध था। दहशत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया। राजधानी के दो प्रमुख प्रवेश द्वार डोमोडेडोवो और जुकोव्स्की हवाई अड्डे 2.5 घंटे के लिए बंद कर दिए गए। शेरेमेत्येवो और वनुकोवो में भी गंभीर देरी हुई। आधिकारिक बयान में कहा गया कि हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए यह एक अस्थायी उपाय था, लेकिन हजारों यात्री टर्मिनल में फंसे रहे, उड़ानें रद्द कर दी गईं और रनवे खाली थे। कनेक्टिंग उड़ानें छूट गईं, माल परिवहन बाधित हो गया। इसका मतलब था कि राजधानी का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया। आसमान भी खामोश नहीं था। पोडोल्स्क, दुबना ट्रोइत्स्क और डोमोडेडोवो के आसपास एक के बाद एक धमाके सुनाई दिए। कोमुनार्का के पास एक तेल डिपो से उठता काला धुआं उन दावों का खंडन करता प्रतीत हुआ कि सब कुछ ठीक है। हालांकि आरएसबी ने दावा किया कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों में एक ईंधन स्टेशन आग की लपटों में घिरा हुआ और शहर से भागने की कोशिश कर रहे लोगों के घबराए हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे। लेकिन असली झटका तो उस अदृश्य बम से आया, दहशत का। आधी रात को शुरू हुआ और घंटों तक चला यह हमला लोगों को भयानक अनिश्चितता की स्थिति में ले गया। सायरन बज रहे थे, विमान रोधी गोलाबारी की आवाजें सुनाई दे रही थीं और सोशल मीडिया पर विरोधाभासी जानकारियां फैल रही थीं। क्या लोगों को शरण स्थलों में जाना चाहिए? क्या उन्हें घर पर ही रहना चाहिए? हमला कब तक चलेगा? निशाना क्या था? यही अनिश्चितता दहशत का सबसे बड़ा कारण है। सालों से क्रेमलिन का प्रचार रूसी लोगों को यह भरोसा दिलाता रहा था कि युद्ध अभी दूर है और मातृभूमि सुरक्षित है। 26-27 अक्टूबर की रात को यह भरोसा चकनाचूर हो गया। लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उनका राज्य उनकी रक्षा नहीं कर सकता। यह कोई हमला नहीं था, यह यूक्रेन द्वारा किया गया एक ऐसा हमला था जिसने रूस के सबसे सुरक्षित शहर को भी असहाय बना दिया। 26 अक्टूबर की रात लगभग 10 बजे शुरू हुआ और 27 अक्टूबर की सुबह तक लगभग 6 घंटे तक चला। हमलों का यह दौर रूसी क्षेत्र के विरुद्ध यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक और सबसे रणनीतिक रूप से नियोजित अभियान था। तो यह भयावह हमला इतनी शानदार तरीके से कैसे सफल हुआ? सबसे पहले संख्याएं ही इस अभियान की गंभीरता को दर्शाती हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने उस रात कुल 193 यूक्रेनी यूएवी का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने का दावा किया था। अगर यह आंकड़ा सही भी है तो भी यह दर्शाता है कि एक ही रात में रूसी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले यूएवी की संख्या चौंका देने वाली थी। यह पिछले हमलों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 193 यूएवी का इस्तेमाल कैसे किया गया। यह कोई साधारण हमला नहीं था जिसमें किसी एक लक्ष्य को निशाना बनाया गया हो। यूएवी ने रूस के 12 से ज्यादा क्षेत्रों को एक साथ निशाना बनाया। क्षेत्रवार वितरण से रणनीति का स्पष्ट पता चलता है। सबसे ज्यादा निशाना बनाए गए क्षेत्रों में ब्रांस्क में 47, कलुगा में 42, तुला में 32 और मॉस्को ओब्लास्ट में कम से कम 40 यूएवी का पता चला। कम से कम 34 यूएवी मॉस्को शहर के केंद्र तक पहुंच गए थे। हमलों की यह लहर सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। ओरियोल, कुर्स्क, वोरोनिश, स्मोलेंस्क, लिपेत्स्क और ताम्बोव जैसे रणनीतिक पारगमन क्षेत्रों को भी रात भर एक के बाद एक निशाना बनाया गया। इन आंकड़ों का क्या मतलब है? यह एक पारंपरिक संतृप्ति हमले की रणनीति है। इसका उद्देश्य दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को एक साथ कई लक्ष्यों से टकराकर उसे अत्यधिक भारग्रस्त करना है, जिससे रक्षा कवच में छेद हो जाएं। यूक्रेन ने अपने अधिकांश यूएवी को सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया है और वहां रूसी वायु रक्षा बैटरियों को निशाना बनाया है। हालांकि ये बैटरियां कम महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर तैनात हैं, लेकिन मुख्य लक्ष्य मास्को को निशाना बनाने वाले मानव रहित हवाई वाहनों के लिए महत्वपूर्ण गलियारे खोल दिए गए हैं। इस संतृप्ति हमले की सफलता की कुंजी तकनीकी विषमता के सिद्धांत में निहित है। यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर यूएवी संभवतः फिक्स्ड विंग मॉडल के थे, जैसे कि यूजे-22 एयरबोर्न, जो अपेक्षाकृत सस्ते, लंबी दूरी तक मार करने वाले और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम हैं। ये ड्रोन रूस की अरबों डॉलर की लागत वाली परिष्कृत लेकिन बोझिल वायु रक्षा प्रणालियों के मुकाबले जबरदस्त किफायती लाभ प्रदान करते हैं। यह विषमता रूसी सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर पाई? ये फिक्स्ड विंग यूएवी आमतौर पर छोटे होते हैं, मिश्रित सामग्रियों से बने होने के कारण इनका रडार सिग्नेचर कम होता है
और ये जमीन के पास उड़ सकते हैं रडार की पकड़ से दूर रहते हुए। लंबी दूरी और ऊंचाई वाले लक्ष्यों के लिए अनुकूलित प्रणालियां जैसे कि S-400 ऐसे छोटे और धीमी गति से चलने वाले लक्ष्यों का पता लगाने या उन पर नजर रखने में कठिनाई महसूस कर सकती हैं। पैंट्सिर-S एक प्रणाली जिसे छोटी और मध्यम दूरी की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, सैद्धांतिक रूप से ड्रोन के विरुद्ध अधिक प्रभावी है। हालांकि इस प्रणाली की भी सीमाएं हैं। एक साथ जितने लक्ष्यों को यह ट्रैक और भेद सकता है, उनकी संख्या सीमित है। 26-27 अक्टूबर की रात जैसी स्थिति में जब सैकड़ों यूएवी एक साथ अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे, पैंटर की बैटरियां अनिवार्य रूप से संतृप्ति पर पहुंच जाती हैं। वे हर लक्ष्य पर मिसाइल नहीं दाग सकते। उनके द्वारा दागी जाने वाली मिसाइलों की मारक क्षमता 100% नहीं होती, और सबसे अहम बात, उनकी मिसाइलें कभी भी खत्म हो सकती हैं। एक पैंट्सिर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर तक पहुंच सकती है। रूस को एक ड्रोन को रोकने के लिए जिसकी कीमत कुछ $1000 है, कई गुना महंगी मिसाइल खर्च करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दीर्घकाल में यह एक अस्थिर रक्षा समीकरण है। यूक्रेन रूस को आर्थिक रूप से भी कमजोर कर रहा है। रूस को अपनी हवाई सीमा की रक्षा के लिए भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ती है। भले ही RSB का यह दावा सही हो कि हमने 193 यूएवी मार गिराए, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी यूएवी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया या रक्षा क्षेत्र को भेद नहीं पाया। संतृप्ति हमलों का उद्देश्य 100% लक्ष्यों को भेदना नहीं है, बल्कि रक्षा क्षेत्र को ओवरलोड करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनमें से कुछ अनिवार्य रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। मॉस्को हवाई अड्डों का बंद होना, पोडोल्स्क और डोमोडेडोवो जैसी जगहों पर विस्फोटों की खबरें और कोमुनार्का में एक तेल डिपो पर हमले का दावा यह दर्शाता है कि यह घुसपैठ अभियान सफल रहा। इसके अलावा यह हमला कोई रातों रात हुआ झटका नहीं था। यह यूक्रेन के बढ़ते दुस्साहस और रूसी वायु रक्षा की पुरानी कमजोरियों के मेल से पैदा हुए एक एक कदम के पतन का परिणाम है। पुतिन द्वारा अरबों डॉलर के निवेश से निर्मित मॉस्को किले के मिथक को उस रात ढाए जाने से पहले कई बार तोड़ा जा चुका था। मॉस्को किले के मिथक को पहला वास्तविक झटका 3 मई 2023 की रात को लगा। उस रात अज्ञात मूल के 2 छोटे कैमिकेज ड्रोन क्रेमलिन पैलेस तक पहुंचने में कामयाब रहे। उनमें से एक ड्रोन सीनेट भवन के गुंबद से टकराया, जिससे एक छोटा सा विस्फोट हुआ और आग लग गई। इस हमले से भौतिक क्षति तो कम हुई, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अमूल्य था। युद्ध की शुरुआत के बाद से यह पहली बार था जब दुश्मन रूस के राजनीतिक और प्रतीकात्मक केंद्र के इतने करीब आया था। उस रात मॉस्को के अभेद्य वायु रक्षा कवच के मिथक को गहरा धक्का लगा। अगर क्रेमलिन भी सुरक्षित नहीं था, तो मॉस्को में और क्या सुरक्षित था। इस हमले पर क्रेमलिन की प्रतिक्रिया में दहशत और नियंत्रण की कमी का माहौल झलक रहा था। शुरुआत में उन्होंने इस घटना को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर लीक हुए वीडियो के कारण उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और यूक्रेन पर आतंकवादी हमले और पुतिन की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया। हालांकि इस गुस्से भरी प्रतिक्रिया ने वास्तव में दिखाया कि शासन कितना हिल गया था और कितना शर्मिंदा था। यह सवाल कि 2 छोटे ड्रोन मॉस्को के चारों ओर फैले बहुस्तरीय और महंगे वायु रक्षा नेटवर्क को कैसे चकमा देकर क्रेमलिन तक पहुंच गए, छोटे कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों के विरुद्ध रूसी वायु रक्षा प्रणाली की गंभीर कमजोरियों को उजागर करता है। क्रेमलिन हमले के कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2023 में यूक्रेनी हमले एक नए दौर में पहुंच गए। इनका सीधा निशाना मॉस्को का नागरिक और आर्थिक केंद्र था। लगातार हमलों में कैमिकेज ड्रोन शहर के आधुनिक वित्तीय केंद्र मॉस्को सिटी डिस्ट्रिक्ट की गगनचुंबी इमारतों पर गिरे। डिजिटल विकास, आर्थिक विकास, उद्योग और व्यापार मंत्रालय के मुख्यालय IQ क्वार्टर टावर को कई बार निशाना बनाया गया। इन हमलों का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इन हमलों ने यह दर्शाया कि अब युद्ध केवल दूर के मोर्चों पर ही नहीं, बल्कि मॉस्को के सबसे आधुनिक, सबसे धनी और सबसे पश्चिमी मोर्चे पर भी लड़ा जा सकता है। विस्फोटों और क्षतिग्रस्त गगनचुंबी इमारतों ने युद्ध को सीधे मॉस्को के सफेदपोश कर्मचारियों, व्यापारियों और नौकरशाहों की खिड़कियों तक पहुंचा दिया। वित्तीय केंद्र को निशाना बनाने से न केवल भौतिक क्षति बल्कि आर्थिक असुरक्षा का भी संदेश गया। विदेशी कंपनियों और रूसी व्यापार के लिए केंद्रीय क्षेत्र भी असुरक्षित होने के कारण मॉस्को की व्यापारिक केंद्र के रूप में अपील कम हो गई। गगनचुंबी इमारतों पर बार बार हमला होना इस बात का प्रमाण था कि क्रेमलिन हमले के बाद उठाए गए अतिरिक्त कदम भी बेअसर रहे। मई और अगस्त 2023 में हुए इन चौंकाने वाले हमलों के बाद क्रेमलिन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो गया। पुतिन शासन यह स्वीकार नहीं कर सका कि उसकी राजधानी इतनी असुरक्षित थी।
यह उसकी घरेलू छवि और पुतिन की निजी सुरक्षा दोनों के लिए एक भयानक खतरा था। क्रेमलिन ने इस घबराहट पर क्या प्रतिक्रिया दी? रूसी रक्षा मंत्रालय ने देश के अन्य हिस्सों में यहां तक कि सक्रिय अग्रिम मोर्चों पर भी वायु रक्षा प्रणालियों को हटाना शुरू कर दिया और उन्हें मास्को के चारों ओर जमा कर दिया। मास्को के आसपास S-400, S-350, S-300 और पैंटसिर S एक बैटरियों का एक अभूतपूर्व समूह देखा गया। पैंटसिर को छतों पर और S-400 बैटरियों को पार्कों में लगाया गया। सैद्धांतिक रूप से मास्को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु रक्षा छतरियों में से एक से घिरा हुआ था। हालांकि इस रक्षात्मक हड़बड़ी भरे कदम के गंभीर परिणाम हुए। मास्को की सुरक्षा के लिए हटाई गई प्रणालियां रूसी सैनिकों को यूक्रेनी मोर्चे पर छोड़ गईं। बेलगोरोड ब्रांस्क या क्रीमिया जैसे सीमावर्ती क्षेत्र ज्यादा असुरक्षित हो गए। यही कारण था कि इन क्षेत्रों में यूक्रेन के हमले ज्यादा सफल हो रहे थे। पुतिन मास्को की रक्षा के लिए देश के बाकी हिस्सों की बलि चढ़ा रहे थे। मॉस्को के आसपास यह निर्माण संभवतः बैलिस्टिक मिसाइलों या लड़ाकू विमानों के विरुद्ध डिजाइन किया गया था। हालांकि यूक्रेन के असली खतरे छोटे सस्ते झुंड ड्रोनों के विरुद्ध इसकी प्रभावशीलता शुरू से ही संदिग्ध थी। हो सकता है कि क्रेमलिन ने गलत प्रकार की रक्षा में अरबों डॉलर का निवेश किया हो। संकट की रूपरेखा इस बात की भी पुष्टि करती है कि यूक्रेन ने रणनीतिक बिसात पर कितनी चतुराई और कुशलता से अपनी चालें चलीं। सैकड़ों यूएवी भेजकर उन्होंने रूसी वायु रक्षा प्रणाली को शारीरिक रूप से अत्यधिक भार दिया। साथ ही उन्होंने क्रेमलिन की प्रचार मशीन को भी अत्यधिक भार दिया। आरएसबी को या तो सच्चाई स्वीकार करनी थी और अपनी नाकामी स्वीकार करनी थी, या फिर ऐसा झूठ बोलना था जिससे स्पष्ट तथ्यों के सामने वे हास्यास्पद लगें। क्रेमलिन ने दूसरा रास्ता चुना और आत्मघाती गोल कर दिया। यूक्रेन ने यह बड़ा प्रभाव अपेक्षाकृत कम कीमत पर हासिल किया। तो इन घटनाओं का व्यापक परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है? रणनीतिक शह और मात का पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह साबित करता है कि अरबों डॉलर की लागत से निर्मित और देश के अन्य हिस्सों को कमजोर करने की कीमत पर मास्को के चारों ओर स्थापित रूस का बहुस्तरीय परिष्कृत वायु रक्षा किला काम नहीं आया। रणनीतिक शह और मात का दूसरा आयाम मनोवैज्ञानिक है और इसके सैन्य विफलता से भी दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। इस हमले ने अंततः पुतिन द्वारा रूसी जनता को वर्षों से दिए गए सबसे बुनियादी वादों में से एक को ध्वस्त कर दिया है। लाखों मॉस्को वासियों के लिए युद्ध अब सिर्फ टीवी की खबरें नहीं बल्कि एक हकीकत है जो सीधे तौर पर उनकी जिंदगी के लिए खतरा है। सायरन धमाके, बंद हवाई अड्डे, ये सब निर्विवाद सबूत हैं। पुतिन के विशेष सैन्य अभियान के दावे की विश्वसनीयता अब खत्म हो चुकी है। जनता देख चुकी है कि उनका राज्य रक्षा प्रणालियों पर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद अपनी राजधानी की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है। इससे राज्य में विश्वास पूरी तरह डगमगा गया है। ब्रांस्क में नागरिकों की मौत से आरएसबी के इस झूठ का पर्दाफाश हो रहा है कि हमने उन सभी पर हमला किया है, जिससे लोगों का सरकार के प्रति अविश्वास और बढ़ रहा है। लोग अब आधिकारिक बयानों के बजाय सोशल मीडिया अफवाहों और अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन करने लगे हैं। इसका मतलब है कि सरकार सूचनाओं पर नियंत्रण खो रही है। इस हमले का सीधा असर न सिर्फ आम लोगों पर पड़ा है बल्कि मॉस्को में रहने वाले राजनीतिक और आर्थिक अभिजात वर्ग पर भी पड़ा है। उनके सुरक्षित विला दफ्तर और यहाँ तक कि वे हवाई अड्डे भी जहाँ से उनके निजी जेट उड़ान भरते हैं अब खतरे में हैं। इससे अभिजात वर्ग में बेचैनी बढ़ सकती है और वे शासन के प्रति अपने समर्थन पर सवाल उठा सकते हैं। बड़ी तस्वीर में अंतिम रणनीतिक शह और मात झूठ और लाचारी का वह जाल है जिसमें क्रेमलिन इस हमले के सामने फंस गया है। संक्षेप में, पुतिन को लगा कि उन्होंने मास्को को अरबों डॉलर के किले में बदल दिया है। कंक्रीट के बंकर, रडार नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक जैमर, पैंटियर सिस्टम। उसने जो बनाया था उसे लगा कि वह एक स्टील का गुंबद है, क्योंकि वह किला न केवल शहर की रक्षा करता था बल्कि उसकी अपनी शक्ति की भी रक्षा करता था। लेकिन यूक्रेन को उस किले की चाबियां मिल गईं और वे चाबियां हाइपरसोनिक मिसाइलें या विमानवाहक पोत नहीं थीं। वे सैकड़ों सस्ते छोटे लेकिन स्मार्ट ड्रोन थे, मानवरहित अजेय चींटियों के झुंड की तरह लहरों में आते हुए। उन्होंने युद्ध के सबसे महंगे शहर की सुरक्षा को युद्ध के सबसे सस्ते हथियार से भेद दिया। यह हमला सिर्फ एक सामरिक सफलता नहीं है बल्कि व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े डर की शुरुआत की आधिकारिक घोषणा है, क्योंकि युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि क्रेमलिन के दरवाजे पर है। मॉस्को के लोग अब रोजाना कई हवाई हमलों की चेतावनियों के साथ जागते हैं। हवाई अड्डे बंद हो रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, आसमान में विमान रोधी तोपें गरज रही हैं। जो धमाके कभी सिर्फ डोनेट्स्क में सुनाई देते थे अब राजधानी में गूंज रहे हैं। पुतिन को लगा था कि वे वर्षों तक युद्ध को रोके रखने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब अराजकता धीरे धीरे चुपचाप कदम दर कदम क्रेमलिन की दीवारों तक पहुंच गई है और अंततः यह अराजकता क्रेमलिन को भी अपनी चपेट में ले लेगी।
क्योंकि अब यह कोई अग्रिम मोर्चे का युद्ध नहीं है, यह शासन और वास्तविकता के बीच का युद्ध है। इस तरह की और सामग्री देखने के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपने विचार साझा करना और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। युद्ध सिर्फ अग्रिम मोर्चे पर ही नहीं बल्कि सूचना स्क्रीन पर भी जीता जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।